हर दिन मतलब केवल विदेशी मुद्रा बाजार में ना $70 बिलियन से भी ज्यादा का लेन देन होता है। हाँ, $70 बिलियन एक ही दिन में। बिल्कुल। और ये इतनी बड़ी रकम है कि अगर इसे नकद रूप में एक जगह रखा जाए ना तो शायद एक पूरा शहर ही भर जाएगा। बिल्कुल भर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? इस बाजार की कोई ईंट पत्थर वाली इमारत है ही नहीं। मतलब कोई एक ऐसा विशेष पता नहीं है जहां जाकर आप कह सके कि हाँ, ये रहा दुनिया का विदेशी मुद्रा बाजार। सही कहा। जब हम वित्तीय बाजार के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में ना वो फिल्मों वाली एक शोर शराबे की तस्वीर आती है। हाँ, वो लोग फोन पे चिल्ला रहे हैं। हाँ, और स्क्रीन्स पर लाल और हरे रंग के नंबर चमक रहे हैं। वो हॉलीवुड वाली छवि अब काफी हद तक पुरानी हो चुकी है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम उसी हॉलीवुड वाली छवि से बाहर निकलने वाले हैं। हमारे पास एक प्रमुख वित्तीय पाठ्य पुस्तक के कुछ बेहतरीन अंश है। और हमारा जो आज का लक्ष्य है वो ये समझना है कि ये पूरी तरह से अमूर्त और अदृश्य मशीन आखिर कैसे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चला रही है। बिल्कुल। तो चलिए इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। अगर कोई अर्थशास्त्री बाजार शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो वो हमारे गली मोहल्ले की सब्जी मंडी से कैसे अलग है? मतलब वहां भी तो खरीदार और विक्रेता मिलते ही हैं ना। देखिए, बुनियादी सिद्धांत तो वही है, खरीदार और विक्रेता का मिलना। हाँ। लेकिन सब्जी मंडी एक भौतिक स्थान है जहां आप उत्पादों को साक्षात देख और छू सकते हैं। बिल्कुल। इसके विपरीत जो वित्तीय बाजार है वो एक अमूर्त प्रणाली है। मतलब ये उन सभी संपर्कों, सूचनाओं और लेन देन का एक सामूहिक जाल है जो बचतकर्ताओं से निवेशकों तक पैसा पहुंचाता है। एकदम सही। जो लोग बचत कर रहे हैं, जिनके पास अतिरिक्त पैसा है, वहां से पूंजी उन निवेशकों तक जाती है जिन्हें उत्पादन के लिए पैसे की जरूरत है। अच्छा। तो ये कोई जना नहीं है, ये महज एक प्रक्रिया है जहां वित्तीय संस्थान और उत्पाद एक साथ आते हैं। तो क्या हम इसे पैसों के लिए एक विशाल और अदृश्य मैचमेकिंग ऐप कह सकते हैं? एक मैचमेकिंग ऐप। हाँ, जो बस उन लोगों को मिलाता है जिनके पास फालतू पैसा पड़ा है और जिन्हें किसी नए प्रोजेक्ट के लिए उसकी सख्त जरूरत है। आप कह सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा ऐप है जहां नियम और शर्तें हर माइक्रो सेकंड में बदलती रहती हैं। अरे बाप रे। और यहीं पर प्राइस डिस्कवरी यानी मूल्य निर्धारण की भूमिका आती है। किसी भी वित्तीय संपत्ति पर किसी सुपरमार्केट के सामान की तरह कोई एमआरपी स्टिकर नहीं लगा होता है। सही बात है। उसकी कीमत इस बात से तय होती है कि उस विशेष क्षण में उस मैचमेकिंग ऐप पर कितने लोग उसे खरीदना चाहते हैं और कितने बेचना चाहते हैं। ये काफी तार्किक लगता है, लेकिन स्रोत सामग्री को पढ़ते समय ना एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये है कि भारत में ये मैचमेकिंग की प्रक्रिया हमेशा से इतनी सुचारू या वैज्ञानिक नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। 90s के दशक से पहले का जो परिदृश्य किताब में बताया गया है वो तो मुझे किसी बुरे सपने जैसा लगा। हाँ, 90s का दशक की शुरुआत तक भारतीय वित्तीय बाजार बहुत ही कड़े नियंत्रण में जकड़ा हुआ था। इसे आप फाइनेंशियल रिप्रेशन या वित्तीय दमन का दौर कह सकते हैं। अच्छा। उस वक्त सरकार ये तय करती थी कि बैंक कितनी ब्याज दर देंगे, क्या यहाँ तक कि कोई कंपनी अपने शेयर किस कीमत पर बाजार में लाएगी ये भी। एक मिनट रुकिए, मतलब अगर मैं 1980 के दशक में कोई कंपनी चला रही हूँ और शेयर बाजार से पैसा जुटाना चाहती हूँ तो मैं या मेरे निवेशक ये तय नहीं करेंगे कि मेरे शेयर की कीमत क्या होगी, ये सरकार तय करती थी। हाँ, बिल्कुल सरकार तय करती थी। ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब ऐसे कैसे काम चलता होगा? ये अजीब तो था ही और इसी वजह से बेहद अक्षम भी था। उस समय एक संस्था हुआ करती थी, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। अच्छा। ये सब तय करती थी और इसका नतीजा ये था कि बाजार में तरलता या लिक्विडिटी लगभग न के बराबर थी। जाहिर सी बात है। नए खिलाड़ियों के आने पर भारी पाबंदियां थीं। जब संपत्तियों की कीमत उनके असली मूल्य को दर्शाती ही नहीं थी तो संसाधन गलत जगहों पर फंस जाते थे। मतलब अच्छे व्यवसायों को पूंजी ही नहीं मिलती होगी। बिल्कुल। लेन देन की लागत बहुत ज्यादा थी और पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं थी। तो फिर 1991 के उदारीकरण ने इस व्यवस्था को कैसे बदला? क्या ये वैसा ही था जैसे किसी पूरी अर्थव्यवस्था को पुराने धीमे डायल अप इंटरनेट से रातों रात सुपरफास्ट फाइबर ऑप्टिक्स में अपग्रेड कर दिया गया हो? ये तुलना काफी हद तक सटीक है। उस उदारीकरण ने केवल नियम नहीं बदले बल्कि पूरी वित्तीय संरचना का डीएनए ही बदल दिया। अरे वाह! सबसे क्रांतिकारी कदम था फ्री प्राइसिंग की अनुमति देना।
मतलब बाजार खुद कीमत तय करेगा। हाँ हाँ, अब बाजार की शक्तियां यानी वही मांग और आपूर्ति संपत्तियों की कीमत तय करने के लिए आजाद थीं। सारे मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिए गए। इससे बाजार में नई तरह की प्रतिभूतियां यानी सिक्योरिटीज आनी शुरू हुई। अच्छा, ट्रेडिंग, क्लियरिंग और सेटलमेंट की प्रक्रियाओं को भी पूरी तरह से आधुनिक बनाया गया। तो जब कीमतें बाजार तय करने लगा तो पारदर्शिता भी आई होगी। बिल्कुल, और इसी से विदेशी निवेशकों का भरोसा भी भारत पर बढ़ा। तो अब जब हमारे पास ये फाइबर ऑप्टिक्स वाला आधुनिक बुनियादी ढांचा आ गया है, तो चलिए इस मशीन के अलग अलग हिस्सों को खोलकर देखते हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत सामग्री ने बाजार को समय सीमा के आधार पर कई खंडों में बांटा है। तो इसे किसी वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जो एक बहुत बड़ा हाईवे या पुल बना रही है। ठीक है। तो वो कंपनी इन अलग अलग बाजारों का इस्तेमाल कैसे करेगी? ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है इसे समझने का। तो आपकी इस कंपनी के उदाहरण से शुरू करते हैं, क्रेडिट मार्केट से। क्रेडिट मार्केट, ठीक है। इसमें कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और एनबीएफसीज आते हैं। अगर उस कंपनी को तुरंत कुछ मशीनें खरीदने के लिए लोन चाहिए तो वो क्रेडिट मार्केट में जाएगी। अच्छा, जहां से उसे लोन मिल जाएगा। हाँ, यहाँ छोटी से लेकर लंबी अवधि तक के लोन मिलते हैं। अब मान लीजिए उस कंपनी को सिर्फ 15 दिनों के लिए अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए कुछ नकदी की भारी कमी हो गई है। तो क्या वो किसी अलग बाजार का दरवाजा खटखटाएगी? हाँ, तब बात आती है मनी मार्केट की। मनी मार्केट, ये बाजार विशेष रूप से बहुत ही अल्पकालिक नकदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। मतलब बहुत ही कम समय के लिए। बिल्कुल, और ये मौद्रिक नीति को लागू करने का सबसे अहम जरिया भी है। अच्छा, यहाँ जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं जैसे कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या ट्रेजरी बिल, वे केवल कुछ दिनों या महीनों की तरलता बनाए रखने के लिए होते हैं। तो अगर मैं इसे खेल की भाषा में सोचूं तो मनी मार्केट एक 100 मीटर की स्प्रिंट की तरह है ना? हाँ बिल्कुल सटीक कहा आपने। मतलब सब कुछ बहुत तेजी से होता है, तुरंत नकदी चाहिए, तुरंत वापस देनी है। एकदम सही। लेकिन वो जो हाईवे प्रोजेक्ट है वो तो 10 साल में पूरा होगा, तो वो 10 साल के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? लंबी अवधि के लिए उसे एक मैराथन दौड़नी होगी, और वो दौड़ होती है डेट मार्केट या कैपिटल मार्केट में। अच्छा, डेट मार्केट। डेट मार्केट में सरकारें और बड़ी कंपनियां लंबी अवधि के लिए पैसा उधार लेती हैं, जिससे सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करती है और वो हाईवे बनाने वाली कंपनी कॉर्पोरेट बॉन्ड या डिबेंचर जारी कर सकती है। मतलब यहाँ पैसा 5, 10 या 20 साल के लिए उधार लिया जाता है। हाँ। और फिर कैपिटल मार्केट इससे कैसे अलग है? कैपिटल मार्केट उधार लेने वालों और उधार देने वालों की लंबी अवधि की प्राथमिकताओं के बीच सीधा तालमेल बिठाता है। इसमें न केवल लंबी अवधि का डेट आता है बल्कि इक्विटी भी आती है। ओहो, इक्विटी यानी शेयर्स। बिल्कुल, यानी वो कंपनी सिर्फ उधार लेने के बजाय लोगों को अपने व्यवसाय में हिस्सेदारी बेचकर भी लंबी अवधि की पूंजी जुटा सकती है। अच्छा, ये संसाधनों को अर्थव्यवस्था में गहराई तक पहुंचाने का काम करता है। ये तो समय की बात हो गई, लेकिन क्या हो अगर हमारी वो हाईवे बनाने वाली कंपनी अपनी भारी मशीनरी जर्मनी या जापान से आयात कर रही हो? यहाँ तो मुद्रा ही बदल जाएगी ना? बिल्कुल, और यहीं प्रवेश होता है विदेशी मुद्रा बाजार या फॉरेक्स मार्केट का। अच्छा, इस बाजार का इतिहास अपने आप में एक पूरी कहानी है। सच में? हाँ, 1978 से पहले भारत में रिजर्व बैंक के नियम इतने सख्त थे कि बैंक केवल अपने ग्राहकों के लिए मर्चेंट लेन देन ही कर सकते थे। उन्हें निर्देश था कि दिन के अंत तक उन्हें अपनी पोजीशन स्क्वायर या नियर स्क्वायर रखनी होगी। एक मिनट, पोजीशन स्क्वायर रखना, इसका मतलब क्या है? क्या वे अपने पास विदेशी मुद्रा बचा कर नहीं रख सकते थे? आप बिल्कुल सही समझी। वे कोई रिस्क या जोखिम नहीं ले सकते थे। अच्छा, अगर उन्होंने दिन में डॉलर खरीदे हैं तो उन्हें दिन के अंत तक उसे बेचना ही होता था। क्यों? ताकि उनकी बैलेंस शीट पर विदेशी मुद्रा की कीमत में उतार चढ़ाव का कोई खतरा न रहे। ओह, समझी। वे कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकते थे, बस ग्राहकों के लिए एजेंट का काम करते थे। लेकिन 1978 में जाकर आरबीआई ने उन्हें अपने बही खाते पर ट्रेडिंग पोजीशन लेने की थोड़ी छूट दी। और फिर 90s के दशक के बाद जब हमारी अर्थव्यवस्था ने बाहरी दुनिया के लिए दरवाजे खोले, तब जाकर असली उछाल आया होगा। उधारी कराए के बाद जब करंट अकाउंट काफी हद तक कन्वर्टेबल हो गया तो ये बाजार पूरी तरह से बदल गया। जैसे कि आपने शुरुआत में आंकड़ा दिया था ना, हाँ। सन 2000 में विदेशी मुद्रा बाजार का दैनिक टर्नओवर मात्र $6 बिलियन के आसपास था। और अब? जो अब $70 बिलियन प्रतिदिन की विशाल संख्या को पार कर चुका है। बाप रे! ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश का सबसे महत्वपूर्ण पुल बन गया है। ये तो समझ में आता है, लेकिन अब मैं उस हिस्से पर आती हूँ जिसने मुझे स्रोत सामग्री में सबसे ज्यादा उलझा दिया। कौन सा हिस्सा? डेरिवेटिव्स मार्केट।
हाँ, डेरिवेटिव्स। किताब कहती है कि डेरिवेटिव्स ऐसे उपकरण हैं जिनका अपना कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं होता। बिल्कुल। उनका मूल्य किसी अन्य चीज पर निर्भर करता है। ये बात ना मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ी। अच्छा। अगर किसी चीज की अपनी कोई वैल्यू ही नहीं है तो हम उसका व्यापार क्यों कर रहे हैं? ये थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। डेरिवेटिव का मूल्य हमेशा एक अंडरलाइंग चर से आता है। अंडरलाइंग? हाँ, ये अंडरलाइंग कुछ भी हो सकता है, जैसे ब्याज दर, सोने की कीमत, डॉलर का भाव या शेयर बाजार का इंडेक्स। ओ, रुकिए, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि डेरिवेटिव्स मूल रूप से सिर्फ वित्तीय परछाइयाँ हैं? परछाइयाँ? हाँ, मतलब उनका अपना कोई स्वतंत्र वजूद नहीं है। वे सिर्फ उस मुख्य संपत्ति के आकार और हरकत के आधार पर अपना रूप बदलते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? हाँ, वे वास्तव में परछाइयाँ ही हैं। अब आपका सवाल था कि लोग परछाइयों का व्यापार क्यों करते हैं। बिल्कुल। हमारी उसी हाईवे कंपनी पर वापस चलते हैं। मान लीजिए कंपनी को डर है कि अगले साल लोहे की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है। तो वो आज ही एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकती है जो लोहे की भविष्य की कीमत पर आधारित है। अच्छा। इसमें शुरुआती निवेश बहुत कम होता है। अगर लोहे की कीमत सच में बढ़ी तो उस डेरिवेटिव से होने वाला मुनाफा कंपनी के नुकसान की भरपाई कर देगा। ओहो, इसे ही हेजिंग कहते हैं क्या? एकदम सही, इसे हेजिंग कहते हैं। भारत में सेबी और आरबीआई इसे सख्ती से नियंत्रित करते हैं और ये ओवर द काउंटर या एक्सचेंजों पर ट्रेड किए जाते हैं। दिलचस्प। लेकिन जब मैं डेरिवेटिव्स, बड़े कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और मनी मार्केट के बारे में सुनती हूँ ना, हाँ, तो ऐसा लगता है जैसे ये किसी बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब की बात हो रही है जहाँ सिर्फ अरबपतियों और बड़े बैंकों की एंट्री है। एक आम वेतनभोगी इंसान जो हर महीने कुछ पैसे बचाता है, वो इस विशाल मशीन का हिस्सा कैसे बनता है? आम जनता के प्रवेश के लिए दो सबसे बड़े दरवाजे हैं, बीमा और म्यूचुअल फंड। अच्छा। अगर आप इतिहास देखें तो बीमा क्षेत्र में लंबे समय तक केवल एलआईसी और जीआईसी का एकाधिकार था। हाँ, वो तो था। आम आदमी के पास कोई विकल्प ही नहीं था। लेकिन 1994 की मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट के बाद चीजें बदलीं। क्या हुआ फिर? 1999 में IRDAI एक्ट पास हुआ और ये क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया। इससे नए उत्पाद आए और आम लोगों का पैसा बाजार में प्रवाहित होने लगा। और मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड्स ने तो शायद निवेश के पूरे तरीके को ही बदल कर रख दिया। बिल्कुल। म्यूचुअल फंड वास्तव में निवेशकों के पैसे को एक जगह पूल करने या इकट्ठा करने का एक बेहतरीन तंत्र है। इस पैसे का प्रबंधन एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी करती है जिसके पास विशेषज्ञ फंड मैनेजर्स होते हैं। तो इसे मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखती हूँ। बताइए। शेयर बाजार में सीधे खुद निवेश करना ऐसा है जैसे रसोई में जाकर हर एक डिश खुद पकाना। हाँ। वहां आपको पता होना चाहिए कि नमक कितना डालना है, मसाला कितना भूनना है, और एक छोटी सी गलती से पूरी डिश खराब होने का रिस्क रहता है। बिल्कुल सही। तो क्या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना किसी बड़े रेस्टोरेंट में एक शानदार थाली ऑर्डर करने जैसा है? एकदम सही एनालॉजी है। उस थाली को एक विशेषज्ञ शेफ यानी आपका फंड मैनेजर तैयार करता है। वो तय करता है कि थाली में थोड़ा इक्विटी होना चाहिए, थोड़ा डेब्ट होना चाहिए और थोड़ा मनी मार्केट का तड़का होना चाहिए। वाह। जो भी मुनाफा होता है उसमें से रेस्टोरेंट अपना थोड़ा सा खर्च काटता है और बाकी पैसा निवेशकों में नेट एसेट वैल्यू के रूप में बांट दिया जाता है। मतलब सब कुछ बहुत व्यवस्थित होता है। हाँ, ये सब कुछ एम्फी और सेबी के कड़े नियमों के तहत होता है। अच्छा। किताब में ना एक बहुत ही भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल किया गया है म्यूचुअल फंड्स के संदर्भ में। कौन सा शब्द? डिसइंटरमीडिएशन। ये क्या है और इसने बैंकों की नींद क्यों उड़ा दी थी? ये समझना बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था? क्या? एक आम आदमी अपना पैसा बैंक की फिक्स डिपॉजिट में रखता था। बैंक उस पैसे को 5% ब्याज पर लेता था जी। और बड़ी कंपनियों को 10% ब्याज पर लोन देता था। सही बात है। बैंक बीच का मुनाफा कमाता था। यही इंटरमीडिएशन या मध्यस्थता है। अच्छा। लेकिन जब म्यूचुअल फंड आए तो उन्होंने आम आदमी से कहा कि अपना पैसा हमें दो, हम सीधा उन बड़ी कंपनियों के बॉन्ड या शेयर खरीदेंगे। ओहो। और बीच का जो बड़ा मुनाफा बैंक खा रहा था वो सीधा तुम्हें मिलेगा। अरे वाह, मतलब बचतकर्ता और कॉर्पोरेट के बीच से बैंक रूपी बिचौलिए को हटा दिया गया। बिल्कुल। इसी प्रक्रिया को डिसइंटरमीडिएशन कहते हैं। इससे बैंकों को भारी झटका लगा क्योंकि उन्हें जो सस्ता पैसा मिलता था वो अब सीधा म्यूचुअल फंड्स के जरिए कैपिटल मार्केट में जाने लगा। तो अब हमारे सामने पूरी तस्वीर साफ है। क्रेडिट मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव्स और म्यूचुअल फंड, ये सब इस विशाल मशीन के अलग अलग पुर्जे हैं। बिल्कुल।
लेकिन जब ये मशीन पूरी क्षमता पे चलती है तो ये अर्थव्यवस्था को आउटपुट क्या देती है? इसके कई महत्वपूर्ण आउटपुट हैं। सबसे पहला है तरलता या लिक्विडिटी। कल्पना कीजिए कि आपने किसी कंपनी में निवेश किया है और आपको अचानक आधी रात को पैसों की जरूरत पड़ जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर बाजार ना हो तो आपको उस कंपनी के मालिक को ढूंढना पड़ेगा अपना हिस्सा बेचने के लिए, जो कि असंभव है। बिल्कुल। बाजार आपको ये तरलता देता है कि आप अगले कार्य दिवस पर किसी भी अजनबी को अपना हिस्सा बेचकर तुरंत नकदी पा सकें। बहुत खूब। दूसरा है रिस्क साझा करना। एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल होने पर कोई एक व्यक्ति बर्बाद नहीं होता, वो जोखिम लाखों निवेशकों में बढ़ जाता है। ये तो बहुत जरूरी चीज है। और इन सबसे लेन देन की लागत घटती है। लेकिन इन सब के मूल में जो चीज है ना, जिस पर ये पूरी मशीन टिकी है, वो है प्राइस डिस्कवरी। हाँ, स्रोत सामग्री में इसे बहुत विस्तार से समझाया गया है। हम बुनियादी मांग और आपूर्ति के ग्राफ को तो जानते हैं, वो किताबों वाले एक्स और वाई एक्सिस। हाँ, कि मांग ज्यादा हो और आपूर्ति कम हो तो कीमत बढ़ती है। लेकिन जो चीज मुझे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है इसमें इंसान के मनोविज्ञान का जुड़ना। अब बिल्कुल सही जगह पर उंगली रख रही हैं। केवल गणित के फॉर्मूले कीमत तय नहीं करते, इसमें जोखिम के प्रति दृष्टिकोण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कई बार इंसान का लालच या डर बाजार के बुनियादी नियमों को तोड़ देता है। वो कैसे? उदाहरण के लिए, जब किसी नई तकनीक वाली कंपनी के शेयर आते हैं तो लोग भारी मुनाफे की उम्मीद में उसे उसके वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक कीमत पर खरीदने लगते हैं। अच्छा। इसे बाजार की भाषा में ओवरबॉट स्थिति कहते हैं। यहाँ मांग और आपूर्ति का तर्क पीछे छूट जाता है और मनोवैज्ञानिक लालच कीमत तय करने लगता है। और इसी मनोविज्ञान से जुड़ा है इसका एक और तत्व, अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी। अक्सर जब हम न्यूज में सुनते हैं कि आज बाजार बहुत वॉलेटाइल या अस्थिर रहा, तो उसे एक नकारात्मक या डरावनी खबर की तरह पेश किया जाता है। बिल्कुल। लेकिन क्या एक आम निवेशक के लिए ये सट्टेबाजी जैसा नहीं है? हम इस अस्थिरता को अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा कैसे मान सकते हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। एक आम निवेशक के नजरिए से अस्थिरता डरावनी हो सकती है क्योंकि इसमें भारी नुकसान का जोखिम होता है। हाँ? लेकिन मशीन के नजरिए से देखें तो अस्थिरता बहुत जरूरी है। क्यों? अगर बाजार में कोई हलचल ही ना हो, कीमतें एक ही जगह रुकी रहें, तो कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। अस्थिरता उन जोखिम लेने वाले ट्रेडर्स को आकर्षित करती है जो इसी उथल पुथल में मुनाफा कमाते हैं। अच्छा। और जब वे ट्रेड करते हैं तभी बाजार में तरलता बनी रहती है। अगर ये लोग ना हो तो वो हाईवे बनाने वाली कंपनी कभी भी सही समय पर अपना पैसा नहीं जुटा पाएगी। यानी वो अस्थिरता बाजार का कोई बग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जरूरी फीचर है। बिल्कुल। और अंतिम निर्धारक तत्व है उपलब्ध जानकारी। जानकारी? हाँ, ये इस पूरी प्राइस डिस्कवरी मशीन का ईंधन है। कैसे? जैसे ही कोई नई जानकारी आती है, मान लीजिए रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ा दी या किसी देश में युद्ध छिड़ गया, तो पुरानी सभी कीमतें तुरंत अर्थहीन हो जाती हैं। ओहो। खरीदार और विक्रेता उस नई जानकारी के आधार पर फिर से नई मांग और आपूर्ति का संतुलन बनाते हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि वित्तीय बाजार सिर्फ पैसे के लेन देन की कोई निर्जीव जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सूचनाओं, मानवीय मनोविज्ञान जैसे हमारा लालच और डर और तरलता का एक बहुत ही नाजुक लेकिन सटीक संतुलन है। सही कहा आपने। ये जानकारी उन सभी श्रोताओं के लिए अहम है जो अपनी कमाई को निवेश करने की सोच रहे हैं, क्योंकि अगली बार जब टीवी पर कोई वित्तीय खबर आएगी तो वो सिर्फ एक खबर नहीं होगी, बल्कि वो उस विशाल प्राइस डिस्कवरी मशीन में डाला जा रहा एक नया कच्चा डेटा होगा जिसे प्रोसेस करके बाजार एक नई कीमत तय करेगा। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक विचार आपके सामने रखना चाहूंगा जो थोड़ा परेशान करने वाला भी हो सकता है। अच्छा, वो क्या है? हमने अभी बात की कि प्राइस डिस्कवरी इस बात पर निर्भर करती है कि इंसान नई जानकारी को कैसे समझता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज के समय में उच्च गति वाले कंप्यूटर एल्गोरिथम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई बाजार में प्रवेश कर चुके हैं। अरे हाँ। तो भविष्य में क्या होगा जब ये एआई सिस्टम्स आरबीआई की किसी घोषणा या किसी वैश्विक न्यूज को इंसानों के पलक झपकने से मिलीसेकंड पहले ही पढ़ लेंगे और अपना ट्रेड कर लेंगे? ये तो सच में सोचने वाली बात है। हाँ, क्या तब भी हम कह सकेंगे कि उस संपत्ति की सही प्राइस डिस्कवरी इंसान कर रहा है? या फिर हमारी ये अमूर्त मशीन इंसानी भावनाओं और मनोविज्ञान से पूरी तरह मुक्त होकर सिर्फ मशीनों के ही हवाले हो जाएगी? एक बेहद ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा डराने वाला विचार है ये। बिल्कुल।
जिस बाजार को हम शुरुआत में इंसानों की भीड़ और शोर शराबे वाली जगह समझ रहे थे, वो पहले ही एक अदृश्य प्रणाली बन चुका है। हाँ। और शायद बहुत जल्द वो एक ऐसी ठंडी डिजिटल चेतना बन जाए जहां इंसान केवल दर्शक बनकर रह जाए।